नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि कल संडे था और कल आपकी क्लास ऑफ थी, इसलिए आज की क्लास में हम 2 दिनों के करंट अफेयर 17 और 18 सितंबर के करंट अफेयर को यहाँ पे एक साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर करें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और इसी के साथ साथ कोशिश करिए कि डेली करंट अफेयर की क्लास को रेगुलर फॉलो करिए। और अगर साथ ही साथ आपको पीडीएफ जो चाहिए वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल की जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो वहां से जो है डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। डेली आपको वहां पे पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, वहां से आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि कितने कलाकारों को पहली बार संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो देखिए, पहली बार जो है संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। कितने कलाकारों को किए जा रहे हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों। जिन्हें आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करते रहिए, लाइक्स बढ़ाइए। और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बी है। 84 जो कलाकार हैं उनको पहली बार संगीत नाटक अकादमिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और यह पुरस्कार दोस्तों प्रदान किया जाएगा जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उनके द्वारा जो है यह पुरस्कार यानी कि पहला संगीत नाटक अकादमिक अमृत पुरस्कार जो है प्रदान किया जाएगा। और ये पुरस्कार देखिए, कुछ कंडीशन है, जो 75 वर्ष से अधिक आयु के जो भारतीय कलाकार हैं उन्हीं को ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ये पुरस्कार जो कि विज्ञान भवन में एक समारोह आयोजित किया गया था, सम्मान समारोह, जिसमें देखिए कानून और न्याय मंत्री, ठीक है, स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल उपस्थित है। और साथ ही साथ जो संस्कृत और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी वो भी इस प्रोग्राम में उपस्थित थे। जो इन कलाकारों का जो चयन किया गया है दोस्तों, वो भारत की समृद्धि और विविध संस्कृति को क्या करते हैं, वो दर्शाते हैं। इस सम्मान में देखिए एक ताम्र पत्र प्रदान किया जाएगा और साथ ही साथ एक अंगवस्त्र सहित देखा जाए तो 1 लाख रुपए की नगद राशि भी प्रदान की जाएगी। और इस अकादमी के अध्यक्ष की बात करें तो उनका नाम क्या है दोस्तों, संध्या पुरेचा जो उनका नाम है, तो वो भी उपस्थित थी इस समारोह में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो 84 कलाकारों को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो है संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किए हैं। इसी के साथ साथ देखिए दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है, उसकी जो राशि है, जो पुरस्कार राशि है, उसको नोबेल फाउंडेशन के द्वारा क्या किया गया है, उस पुरस्कार राशि को बढ़ा दिया गया है। और अब जो 2023 में जो सम्मानित किए जाएंगे जो लोग नोबेल पुरस्कार से, उनको अब अतिरिक्त जो है 1 मिलियन क्राउन, जो कि लगभग कितने डॉलर का होगा, इतने डॉलर का होगा, $43,533, यानी कि अगर हम मिलियन क्राउन की बात करें तो ये देखा जाए तो 1 मिलियन क्राउन अतिरिक्त उनको पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया जाएगा, जिन्हें इस साल जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अब इससे क्या तात्पर्य हुआ कि जो कुल मौद्रिक राशि पुरस्कार राशि मिलेगी दोस्तों, वो कितनी बढ़कर के 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन, या फिर हम इसको कह सकते हैं $9,86,000 जो है अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा। अगर हम बात करें जो पहली बार ये पुरस्कार दोस्तों प्रदान किया गया था, ठीक है, 1901 में किया गया था। पहला जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था 1901 में। तो जो प्रत्येक श्रेणी को देखिए कितनी क्राउन राशि क्रोनर दिया जाता है, ये लगभग 1.5 लाख जो है क्रोनर राशि प्रदान की जाती थी हर श्रेणी को। कई श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है, बताऊंगी आगे किन किन श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार मिलता है। फिर आगे चल करके नोबेल फाउंडेशन की जो वित्तीय स्थिति थी वो थोड़ा सा कमजोर हो रही थी, तो उस वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए 2012 की बात है दोस्तों, तो जो नोबेल फाउंडेशन के द्वारा जो पुरस्कार राशि दी जाती थी 10 मिलियन क्राउन, उसको घटा करके 8 मिलियन कर दिया गया था। जो कि ये जो पहली बार ऐसा नहीं है कि इस राशि को घटाया और बढ़ाया जा रहा है, पहले भी ऐसा हो चुका है, लेकिन बाद के वर्षों में देखा जाए तो जो पुरस्कार राशि उसे फिर बढ़ा दिया गया था। 2017 की बात करें दोस्तों तो ये पुरस्कार राशि जो कि बढ़ करके 9 मिलियन क्राउन हो गया था। और 2020 की बात करें तो ये 10 मिलियन कर दिया गया था, जिससे कि यह 2012 से पहले के स्तर पर बहाल हो गया था। ठीक है, तो अब जो अतिरिक्त राशि मिलेगी दोस्तों, अब ये और बढ़ा करके नोबेल फाउंडेशन के द्वारा नोबेल पुरस्कार विजेताओं को राशि दिया जाएगा। नोबेल पुरस्कार की दोस्तों बात कर लिया जाए तो यहाँ पे देखा जाए यह पुरस्कार 10 दिसंबर 1901 से प्रदान किया जा रहा है। किन किन क्षेत्रों में, तो भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में,
चिकित्सा विज्ञान, ठीक है, विज्ञान, साहित्य, शांति, ठीक है, इन क्षेत्रों में प्रदान किया जा रहा है। और आगे चल करके देखिए अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, लेकिन प्रारंभ जब हुआ था तो केवल इन्हीं क्षेत्रों में प्रारंभ किया गया था। आगे चल करके 1968 में जो स्वेरिजेस जोरिस बैंक है, ये स्वीडन का केंद्रीय बैंक है, इससे जो है नोबेल पुरस्कार के जो संस्थापक थे दोस्तों, जिनके नाम पर ये पुरस्कार की स्थापना की गई है, अल्फ्रेड नोबेल, उनकी स्मृति में जो है ये स्वीडन का जो केंद्रीय बैंक है स्वेरिजेस रिस बैंक, इसने जो है अर्थशास्त्र में भी पुरस्कार प्रदान करने की शुरुआत किया या फिर अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की 1968 में। तो ध्यान रखिएगा प्रारंभ में इन्हीं क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता था। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि कॉन्फ्रेंस से या फिर सम्मेलन से संबंधित है कि वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है। ठीक है, तो कहाँ हुआ है, ऑप्शंस आप देख रहे हैं, और ये हुआ है दोस्तों महाराष्ट्र के नवी मुंबई में 14वें संस्करण का आयोजन हुआ है। किसके दोस्तों, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के, मसाला कांग्रेस कह सकते हैं, विश्व मसाला कांग्रेस। ठीक है, तो इस साल जो है विश्व मसाला कांग्रेस या फिर वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन किया गया है। 24वां संस्करण दोस्तों आयोजित हुआ है और ये महाराष्ट्र के नवी मुंबई के वाशी में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया दोस्तों, ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था, 3 दिनों तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है वो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय का जो बोर्ड है दोस्तों, कौन सा, स्पाइस बोर्ड। ठीक है, इंडिया ने विभिन्न व्यापार निकायों और निर्यात मंचों के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम में देखिए किन किन लोगों ने भाग लिया, तो कार्यक्रम में जिन लोगों ने भाग लिया दोस्तों, जैसे कि नीति निर्माताओं ने जो कि इस क्षेत्र से संबंधित है, नियामक प्राधिकरणों ने, मसाला व्यापार संगठनों, विभिन्न जो है सरकारी अधिकारी सहित लगभग G20 देशों के तकनीकी विश्लेषण जो है इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के माध्यम से देखिए इस कार्यक्रम में प्रदर्शनी भी लगाई गई और उस प्रदर्शनी में विभिन्न मसालों और मूल्यवर्धित मसाला उत्पादों की विविधता के साथ साथ जो मसाले उद्योग में नवीन प्रौद्योगिकियों और समाधान पर प्रकाश डालने वाली एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि 14वां संस्करण जो था वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का कहाँ आयोजित किया गया, नवी मुंबई में आयोजित किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों की, निम्न में से किस मंत्रालय ने स्किल इंडिया डिजिटल ढांचा लॉन्च किया है। तो किसने किया दोस्तों स्किल इंडिया डिजिटल ढांचा, ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों। वीडियो को शेयर करते रहिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए और इसका करेक्ट आंसर इज ए है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने, ठीक है, स्किल इंडिया डिजिटल जो है ढांचा उसको लॉन्च किया है। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की दोस्तों बात करें तो इन्होंने देखा जाए तो इस मंत्रालय ने जो है कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता से जो संबंधित विभिन्न सरकार की पहलें, ध्यान रखिएगा सरकार के द्वारा कई सारी पहलों का जो है पहल चलाई गई है जो कि कौशल विकास से संबंधित है, शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है, रोजगार से संबंधित है और उद्यमिता से संबंधित है। तो ये जो विभिन्न पहलें चलाई गई हैं सरकार के द्वारा, इन पहलों को एक ही मंच पर लाने के लिए ध्यान रखिएगा ये सारी पहल एक ही मंच पर आ जाएंगी और इन सारी पहलों को एक ही मंच पर लाने के उद्देश्य से जो है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा लॉन्च किया है जिसका नाम है स्किल इंडिया डिजिटल। ठीक है, तो स्किल इंडिया डिजिटल के तहत आप विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जो पहल चलाई गई है सरकार के द्वारा, चाहे वो कौशल विकास के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, उद्यमिता के क्षेत्र में हो, तो इन विभिन्न पहलों के बारे में आप जान सकेंगे एक ही मंच पर जाकर के, जो कि क्या है स्किल इंडिया डिजिटल, ठीक है, बुनियादी ढांचा। स्किल इंडिया डिजिटल की बात करें तो इसमें विभिन्न उपकरणों के लिए उपयोग में आसान इंटरफेस प्रदान किया गया है और साथ ही साथ बात करें तो पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कई भारतीय भाषाओं का भी समर्थन किया गया है। लोगों तक जो है पहुंच सुनिश्चित हो, उसमें बहुत बड़ी बाधा एक आती है दोस्तों, भाषा। तो भाषा ऐसी बाधा को दूर करने के लिए यहाँ पे जो है ये भी सुनिश्चित किया गया है कि विभिन्न भारतीय भाषाओं में जो है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। उपयोगकर्ता जो है संभावित नियोक्ताओं या भागीदारों तक पहुंचने के लिए व्यक्तिगत QR कोड के साथ डिजिटल CV उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म तक सुरक्षित पहुंच के लिए जो है आधार बेस्ड eKYC यानी कि इलेक्ट्रिक नो योर कस्टमर की आवश्यकता होगी। स्किल इंडिया डिजिटल की बात करें दोस्तों तो ये इसका इरादा उद्देश्य क्या है, तो सरकारी पहलों के लिए, ठीक है, जो सरकारी पहल है उन पहलों के लिए सूचना प्रवेश द्वार के रूप में काम करना और इसी तहत जो है काम करते हुए जो प्रतिभा की नियुक्ति करना, जो प्रतिभाशाली लोग हैं उनको नियुक्त करना, आजीवन सीखने, यहाँ पे जो लोग सीखना चाहते हैं, कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो
आजीवन सीखने और साथ ही साथ देखा जाए जो लोग अपने करियर में उन्नति करना चाहते हैं तो करियर में उन्नति करने की सुविधा भी प्रदान किया जाएगा। जो इस तरीके से देखा जाए तो विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं जो व्यक्ति, उनको लाभान्वित करने के उद्देश्य से ये जो है स्किल इंडिया डिजिटल जो है बुनियादी ढांचा लॉन्च किया गया है दोस्तों। किसके द्वारा, ध्यान रखिएगा ये मंत्रालय याद रखिएगा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ठीक है, ये मंत्रालय याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों प्रश्न। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, ठीक है, जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड है। और देखिए यहाँ पे सामने ही आपको दिख जा रहा होगा भोज वेटलैंड, ठीक है। तो हाल ही में चर्चा में रहा भोज वेटलैंड किस राज्य में स्थित है। तो सबसे पहली बात करेंगे दोस्तों क्यों ये कारण, क्यों ये चर्चा में है ये भोज वेटलैंड, और फिर भोज वेटलैंड के बारे में बात करेंगे कि ये किस राज्य में है। तो वैसे बेसिकली इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है भोज वेटलैंड। और आइए बात करते हैं दोस्तों किस कारण से ये चर्चा में है। तो देखिए दोस्तों जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसने ये बोला मध्य प्रदेश सरकार से भाई कि ये जो जल निकाय है, ठीक है, जो भोज वेटलैंड है उसमें जो है जो ये लगातार जो है क्रूज जहाजों के साथ साथ जो अन्य मोटर चालित जो नौकाएं हैं, जो मोटरों से चलने वाली जो नाव है, जो क्रूज चल रही है, उसके वजह से क्या हो रहा है, जो ये भोज वेटलैंड है उसको भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, वो दूषित हो रही है। जो अंतरराष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड है यानी कि जो रामसर साइट है दोस्तों वो दूषित हो रही है। किस कारण से, वहां पे जो क्रूज चलाई जा रही, जहाजें चलाई जा रही, जो मोटर से चालित जो है नौका चलाया जा रहा है उससे वो प्रदूषित हो रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है उसने मध्य प्रदेश सरकार को यह आदेश दिया कि ये जो जहाजें चलाई जा रही है, जो क्रूज संचालित किया जा रहा है, इनको रोका जाए, ठीक है। अगर अब भोज वेटलैंड की बात करें, जो कि हम इसे अन्य नाम से भी जानते हैं, इसे भोपाल झील के भी नाम से जाना जाता है। और ये ध्यान रखिएगा ये रामसर साइट है दोस्तों भोज वेटलैंड, ठीक है, और इसीलिए इसको अंतरराष्ट्रीय महत्व का भी वेटलैंड कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रामसर कन्वेंशन, ईरान का एक शहर है रामसर, वहां पे कन्वेंशन हुआ था 1971 में, ठीक है। तो उसी के तहत जो विश्व की झीलें हैं, जो वेटलैंड्स हैं, जो दलदल है, उनको सुरक्षित रखने के लिए ये संधि किया गया था। और इसी के तहत ध्यान रखिएगा भोज वेटलैंड को शामिल भी किया गया इसमें। और ये चूंकि दूषित हो रही है, प्रदूषित हो रही है, तो इसको रोकने के लिए, इसके प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए इसको जो है ये राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के द्वारा ये आदेश दिया गया है। अगर हम बात करें इस वेटलैंड की, भोज वेटलैंड की, तो इसमें 2 सन्निहित मानव निर्मित जलाशय भी शामिल है। मानव के द्वारा जो है 2 जलाशय भी शामिल है जो मानव के द्वारा निर्मित है। एक तो अपर लेक है। अपर लेक की दोस्तों बात किया जाए तो इसकी जो है 11वीं शताब्दी में ये बनाया गया था, कोलांस नदी पर बनाया गया था, जो कि मिट्टी के बाद है ये, ठीक है। वहीं लोअर लेक की बात करें तो इसका निर्माण लगभग 2 साल पहले हुआ था, ठीक है। और इसका मुख्य कारण क्या था कि जो ऊपरी झील है, ये जो अपर लेक है दोस्तों, उससे रिसाव हो रहा था, तो उस रिसाव के कारण जो है लोअर लेक का निर्माण किया गया था। और इस लोअर लेक की बात करें दोस्तों तो ये भोपाल शहर से घिरा हुआ है। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर करिए कि वर्तमान में कितनी जो है रामसर साइट है जो भारत में स्थित है, कितने जो है रामसर साइट भारत में स्थित है, रामसर स्थल, ठीक है, भारत में कितने हैं वर्तमान में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें, ठीक है। और सर्वाधिक रामसर स्थल वाला जो है राज्य, ठीक है, राज्य कौन सा है, सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा है। और साथ ही साथ बताएं कि उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़े उसके पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार ने देखिए एक योजना शुरू किया है जिसे कहते हैं विशेष उपहार विलेख, यानी कि गिफ्ट डीड योजना की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और इस योजना की बात करें जो उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है, गिफ्ट डीड योजना शुरू किया है, तो जानते हैं परिवारों में आप देखिए जमीन और संपत्ति को लेकर के अक्सर विवाद हो जाते हैं। तो ये जो विवाद है, इन विवादों को कम करने के लिए और साथ ही साथ जो सद्भाव की भावना है, आपस में सद्भाव की भावना बढ़ाने के लिए, और जो पारिवारिक विवाद है जो अक्सर जो कि संपत्ति की वजह से, ठीक है, बढ़ जाते हैं, उन विवादों को कम करने के उद्देश्य से जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये विशेष उपहार विलेख यानी कि गिफ्ट डीड योजना की शुरुआत की है, ठीक है। तो आपसे ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कॉज ये यूपी स्पेशल हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे हाल ही में अमेजन वेब सीरीज के क्लाउड टेक्नोलॉजी के
साथ एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ साझेदारी किया दोस्तों? तो ये किया है भारत की अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि इसरो के साथ साझेदारी की है। किसने किया है? अमेजन वेब सीरीज ने, जो कि सर्विसेज से माफ करिएगा, जो कि किससे संबंधित है? अमेजन की। तो यहाँ पे अमेजन की जो अमेजन वेब सर्विसेज है, इससे देखा जाए यहाँ पे क्लाउड टेक्नोलॉजी के साथ जो है एआई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसरो के साथ। ठीक है, इस साझेदारी, इस सहयोग का अगर हम मुख्य उद्देश्य देखें तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, उस क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से अंतरिक्ष तकनीकी में नवाचार का समर्थन करना, जिससे कि अंतरिक्ष क्षेत्र में रोमांचक संभावनाएं खुलती हैं। इसरो की बात करें दोस्तों, तो इसरो का जो इंडियन नेशनल स्पेस जो है प्रमोशन और ऑथोराइज सेंटर, और साथ ही साथ यहाँ पे अमेजन वेब सर्विसेज क्षेत्र के जो स्टार्टअप समुदायों को बढ़ावा देने और विस्तारित करने के लिए यह सहयोग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, अमेजन का जो वेब सर्विसेज ने इसरो के साथ समझौता किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपए का बीमा कवर शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा जो है ये जो गिग श्रमिक होते हैं दोस्तों, आप जनरली ये जैसे कि आप देखते होंगे जो डिलीवरी बॉय होते हैं, जो लोग डिलीवर करते हैं हमारे घर पे, आप ऑनलाइन सामान जो ऑर्डर करते हैं, उनको जो डिलीवरी करते हैं वही उन्हीं लोगों को गिग इकोनॉमिक के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि अमेजोन वाले हो गए, फ्लिपकार्ट वाले हो गए, कैब हो गई, तो ये सारी उनको जो है 4 लाख रुपए तक का बीमा कवर जो है शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा, ये आपसे पूछा जा रहा। ऑप्शंस आप देख रहे हैं और करेक्ट आंसर इज है ए, कर्नाटक सरकार के द्वारा। तो कर्नाटक राज्य सरकार ने देखा जाए जो प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक हैं दोस्तों, उनके लिए 4 लाख रुपए तक का बीमा कवर जो है शुरू किया है। इसमें देखा जाए 4 लाख की बात, 4 लाख में देखा जाए 2 लाख का तो जीवन बीमा होगा और 2 लाख रुपए जो होगा उसमें दुर्घटना बीमा भी शामिल होगी। कर्नाटक स्टेट गिग जो वर्कर्स इंश्योरेंस स्कीम है, इस स्कीम की क्या नाम है दोस्तों? ये है दोस्तों कर्नाटक स्टेट गिग वर्कर्स इंश्योरेंस स्कीम। और ये जो है, ये पहल की बात करें जो कि कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई, इस पहल को जो है कर्नाटक राज्य जो असंगठित जो श्रमिक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के माध्यम से तत्काल प्रभाव में लागू किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण कदम का अपेक्षित फायदा देखिए, लगभग कितने वर्कर्स को मिलेगा यहाँ गिग वर्कर्स को? तो लगभग देखा जाए 2.3 लाख जो है गिग वर्कर्स उनको मिलेगा, जो कि स्विगी, जोमेटो जैसे जो विभिन्न प्लेटफॉर्म है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट जैसे जो अग्रणी ई कॉमर्स दिग्गज हैं, उनके जो है उनमें जो सक्रिय रूप से कार्यरत हैं लगभग 2.3 लाख गिग वर्कर्स, उनको जो है इस जो सरकार के द्वारा शुरू किया गया है स्कीम, उसका काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लाख का बीमा कवर शुरू किया गया है गिग वर्क जो है श्रमिकों के लिए कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं दोस्तों, देखिए पश्चिम बंगाल सरकार की एक न्यूज है जिसमें देखा जाए पश्चिम बंगाल सरकार ने, ठीक है, और जिसने लीगा नेशनल डी फुटबॉल प्रोफेशनल ने आपसी सहयोग के माध्यम से भारत और स्पेन में फुटबॉल के खेल को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ध्यान रखिएगा, भारत में जो है फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल की सरकार ने और लीगा नेशनल डी फुटबॉल प्रोफेशनल ने समझौता किया है। इस सहयोग के हिस्से के रूप में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की दोस्तों जो सरकार है वो पश्चिम बंगाल में एक नई फुटबॉल अकादमी भी स्थापित करेगी। ठीक है, और पश्चिम बंगाल सरकार और ला लीगा के बीच में जो समझौता ज्ञापन हुआ है दोस्तों, उसका उद्देश्य क्या है? जो फुटबॉल को उत्साही प्रशंसकों के बीच जो है करीब लाना और एक इतिहास बनाना। ठीक है, तो फुटबॉल को जो खेल है दोस्तों वो लोगों तक पहुंचाना और लोग एक तरीके से फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार ने और लीगा नेशनल दी फुटबॉल प्रोफेशनल ने आपस में समझौता किया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो कि दिवस से संबंधित है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अभियंता दिवस, ध्यान रखिएगा अभियंता मतलब दोस्तों होता है इंजीनियर, तो हर साल जो है राष्ट्रीय अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, और करेक्ट आंसर इसका है जो है 15 सितंबर। चलिए आप मुझे बताइए 14 सितंबर को हमने कौन सा दिवस मनाया, कौन सा डे सेलिब्रेट किया, आप मुझे बताएं। बाकी देखा जाए 15 सितंबर को दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया गया
और यहाँ पे जो है हर साल बात करें दोस्तों तो 15 सितंबर को जो है राष्ट्रीय, ध्यान रखिएगा अंतरराष्ट्रीय नहीं, ये नेशनल इंजीनियर्स डे है दोस्तों, हर साल मनाया जाता है। और ये देखा जाए किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ये महानतम इंजीनियर थे सर, ठीक है, मुजुगुंडम विश्वेश्वरैया, जिन्हें हम एम विश्वेश्वरैया के नाम से जानते हैं दोस्तों, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में ये हर साल मनाया जाता है। ठीक है, और ये दिवस की बात करें तो इंजीनियर है उन्होंने जो उल्लेखनीय योगदान दिया है, उनके योगदान के जश्न के रूप में यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की थीम की बात करें कि इस साल इस दिवस की थीम क्या थी राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस की, तो अस्थायी भविष्य के लिए इंजीनियरिंग जो है ये इस साल की थीम थी। उसी के साथ साथ देखिए अन्य दिवस की भी बात कर लेते दोस्तों। देखा जाए हर साल जो है 16 सितंबर को, ठीक है, हम मनाते हैं विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस जिसे हम अन्य नाम से भी जानते हैं, यानी कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस। तो विश्व ओजोन दिवस हम दोस्तों 16 सितंबर को मनाया है। ओजोन परत की दोस्तों बात करें तो ओजोन परत की बात करें तो ये मुख्यतः किसकी बनी होती है दोस्तों, ये मुख्य रूप से ट्राई, ठीक है, ऑक्सीजन अणु O3, ओजोन को हम O3 भी कहते हैं दोस्तों, O3 की बनी होती है। और जो ओजोन परत होती है दोस्तों, जो कि ध्यान रखिएगा स्ट्रेटोस्फीयर्स में होती है, ठीक है, आपको पता होगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, तो जो स्ट्रेटोस्फीयर्स में ओजोन परत पाई जाती है दोस्तों, तो ये जो है जो सूर्य है दोस्तों, जो वहां से जो अल्ट्रावायलेट किरण आती है, उस अल्ट्रावायलेट किरण जिसे हम पैराबैंगनी किरण कहते हैं, उन पैराबैंगनी किरणों के खिलाफ जो है हमें सुरक्षा प्रदान करती है ओजोन लेयर, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें इस साल की थीम क्या है, विश्व ओजोन दिवस का विषय देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को, ध्यान रखिएगा ये प्रोटोकॉल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो ओजोन परत के संरक्षण के लिए प्रोटोकॉल जो है अपनाया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना, जलवायु परिवर्तन को कम करना, ये इस साल का विषय है। बात करें यह विषय, इस विषय की बात करें दोस्तों, जो कि ध्यान रखिएगा ओजोन परत की सुरक्षा में और साथ ही साथ बल्कि जलवायु परिवर्तन को भी संबोधित करने के लिए ध्यान रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की भूमिका को रेखांकित करता है। मॉन्ट्रियल दोस्तों कनाडा में एक स्थान है और वहां पे ही 16 सितंबर 1987 को का जो मॉन्ट्रियल, कनाडा में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एक ऐतिहासिक पर्यावरण संधि की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था, जो ओजोन परत में क्षरण हो रहा है दोस्तों, उस क्षरण को रोकने के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उस जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए, ठीक है, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो साइन किया गया था। और उसी दिन के उपलक्ष्य में जो है 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस हम मनाते हैं दोस्तों, और यही उससे संबंधित इस साल की थीम भी रही है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 16 सितंबर को क्या देखा, विश्व ओजोन दिवस। इसी के साथ साथ देखिए 15 सितंबर को एक दिवस और भी मनाया जाता है दोस्तों, जो कि अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। तो अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी दोस्तों 15 सितंबर को मनाया जाता है और एक विश्वव्यापी अनुष्ठान है, ठीक है। अगर हम बात करें 2023 का जो अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम देखिए क्या है, अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना, ठीक है, अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। और ये थीम जो है केंद्रित है, जो कि लोकतंत्र को बढ़ावा देने में युवा व्यक्तियों के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करती है। इसकी उत्पत्ति देखिए हुई है दोस्तों, लोकतंत्र पर सार्वभौमिक घोषणा जब हुई थी तब से इस दिन की उत्पत्ति हुई थी। और लोकतंत्र पर जो सार्वभौमिक घोषणा कब किया गया था, 15 सितंबर 1997 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, अंतर संसदीय संघ के द्वारा जो है अपनाया गया था लोकतंत्र पर जो है सार्वभौमिक घोषणा। और इसी दिन को याद में, स्मृति में जो है हर साल 15 सितंबर को दोस्तों अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने इतना सारे दिवस एक साथ यहाँ पे बात किए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। तो ये क्या है दोस्तों, असम सरकार ने। तो असम के जो राज्यपाल हैं दोस्तों गुलाब चंद कटारिया, उन्होंने जो है राज्य भवन में, जो असम के राज्य भवन में जो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया सरपंच संवाद मोबाइल ऐप। ध्यान रखिएगा सरपंच संवाद मोबाइल ऐप जो है वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। और इस मोबाइल ऐप का अनावरण किया गया किसके द्वारा, जो असम के राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे हम जो क्वालिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो पूरे देश में लगभग देखा जाए 2.5 लाख जो सरपंच हैं, उन सरपंच जो ग्राम प्रधान है, उनके जोड़ने के लक्ष्य से जो वो आपस में जुड़े रहे, उनको जोड़ने के लक्ष्य से एक पहल के रूप में जो है इस सरपंच संवाद की शुरुआत किया है। और इस ऐप के माध्यम से नेटवर्किंग, ज्ञान साझा करने, सरपंचों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक मंच के रूप में यह कार्य करता है।
यह पहल की बात करें दोस्तों तो ये सरपंचों को अपने अपने गांव में ही हो रही विकासात्मक गतिविधियों को प्रदर्शित करेगा, सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी हासिल करने में सहायता करेगा और देश भर में जो अस्थायी सरपंचों के साथ संबंध स्थापित करने में ये ऐप जो है, ये एप्लीकेशन सक्षम बनाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सरपंच संवाद मोबाइल ऐप जो है असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। बात करें दोस्तों असम की, असम देखिए एक राज्य के रूप में 26 जनवरी 1950 में गठित हुआ था। इसकी राजधानी दिसपुर है और यहाँ पे आधिकारिक भाषा की बात करें तो असमिया इसकी भाषा है। मुख्यमंत्री दोस्तों हेमंत बिश्व शर्मा है और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। सर यहाँ पे संसदीय क्षेत्र की बात किया जाए तो राज्यसभा में इसकी 7 सीटें हैं और लोकसभा में इसकी 14 सीटें हैं। आधिकारिक नृत्य दोस्तों क्या है इसका, बिहू है। और अगर हम बात करें दोस्तों असम राज्य में 7 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नेमरी नेशनल पार्क, ठीक है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरांग जिसे हम ओरांग नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं वो है, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये जो है राष्ट्रीय उद्यान है जो कि असम में स्थित है। और ये देखिए असम है आपके सामने, ठीक है, जिसकी 2 अंतरराष्ट्रीय सीमाएं ध्यान रखिएगा, भूटान से भी लगती है, बांग्लादेश से लगती है। राज्यों में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ध्यान रखिएगा ये 7 सिस्टर्स में से एक है और ये सभी 7 बहनों से जो है अपने हाथों को पकड़ के ये चलती है, सभी 7 बहनों का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। कहने का तात्पर्य है कि नॉर्थ ईस्ट में जो असम है वो एकमात्र ऐसा राज्य है जो सभी नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में नाबार्ड ने डेटा संचालित इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो डेटा संचालित इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड की बात करें दोस्तों तो इससे यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया के साथ समझौता किया है। तो नाबार्ड ने कृषि में, ध्यान रखिएगा एग्रीकल्चर से संबंधित है नाबार्ड, और डेटा संचालित इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए यूएनडीपी इंडिया के साथ साझेदारी की है। और इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य देखिए बात क्या है, तो ओपन सोर्स डेटा साझा करना जिससे कि छोटे किसानों की आजीविका में दोस्तों क्या हो सके, सुधार हो सके। नाबार्ड की बात करें दोस्तों, नाबार्ड एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है और साथ ही साथ जो है शीर्ष सरकारी बैंकों के, ठीक है, जो शीर्ष सहकारी बैंक है उनमें समग्र विनिमयों के लिए एक शीर्ष निकाय है। स्थापना 1982 में किया गया था। आइए थोड़ा सा और नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे नाबार्ड जैसे हम हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास के नाम से जानते हैं, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ध्यान रखिएगा नाम से आपको पता चल रहा है ऐसा बैंक जो कृषि क्षेत्र के विकास में और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र के विकास में योगदान देगा, शीर्ष निकाय की तरह कार्य करेगा, वही बैंक है नाबार्ड। ठीक है, और ये एक विकास बैंक है, किस क्षेत्र का विकास करने के लिए, एग्रीकल्चर का और रूरल। ठीक है, और प्राथमिक तौर पर देखा जाए तो देश के जो ग्रामीण क्षेत्र है उन्हीं पर ये अपना ध्यान केंद्रित करता है। इसकी बात करें दोस्तों तो ये कृषि और ग्रामीण विकास हेतु एक वित्तीय प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग संस्था है। इसके मुख्यालय यानी कि इसकी राजधानी की बात करें, हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में ये स्थित है। ये ना सिर्फ कृषि क्षेत्र में बल्कि देखा जाए छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों, ग्रामीण परियोजनाओं के लिए भी विकास के लिए उत्तरदायी है। जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित परियोजनाएं हैं उनमें भी उत्तरदायी है, क्योंकि ध्यान रखिएगा नाम से ही क्या पता चल रहा है, रूरल डेवलपमेंट। और एक सांविधिक निकाय यानी कि संसद के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे अधिनियम बना करके, ठीक है, अधिनियम पारित करके इस बैंक की स्थापना की गई थी। और इस बैंक की स्थापना 1982 में किया गया था। किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा निकाय है, सांविधिक निकाय, ध्यान रखिएगा। तो ये नाबार्ड से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आपके लिए जरूरी थी। अब बात करते हैं लास्ट एमसीक्यू की, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में दिव्य कला मेला किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है किस स्थान पे दोस्तों, ध्यान रखिएगा वाराणसी में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। 15 तारीख से शुरू है, ये 24 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे दोस्तों, वाराणसी में आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में देखा जाए देश के विभिन्न हिस्सों के जीवंत उत्पाद जो है शामिल किए जा रहे हैं। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांग कारीगरों के उत्पाद और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने के लिए दिव्य कला मेला नामक एक अनुष्ठान कार्यक्रम आयोजित करे। किसके द्वारा ये किया जा रहा है, तो दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा जो है ये मेला आयोजन किया जा रहा है, दिव्य कला मेला। पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो दिव्यांग जनों के जो आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। तो दिव्यांग जनों के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा जो है
वाराणसी में दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं किसके बारे में, फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि राष्ट्रपति चुनाव 2023 का निरीक्षण करने के लिए मालदीव में 3 सदस्यीय प्रतिनिधि का नेतृत्व किसने किया, चुनाव आयोग अरुण गोयल ने। ठीक है। उत्तर प्रदेश में अपना पहला ट्रांसजेंडर गौरव मार्च प्राइड वॉक मनाया, किसने मनाया, लखनऊ ने। राज्य सरकार ने पाकिस्तान से आए 108 प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की, किस राज्य सरकार ने, गुजरात ने। राज्य में मिशन इनिशिएटिव इंद्रधनुष 5.0 लॉन्च किया, उत्तर प्रदेश में। राज्य सरकार ने संपत्ति संबंधित समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट क्रेडिट योजना शुरू की, ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश, उसी के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए और ऐसे ही जुड़े रहिए। रेगुलर करंट अफेयर की क्लास को फॉलो करिए, अपनी नोट्स बनाए, रिवीजन करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।